Everyone, please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बेटा आप सभी लोग? अच्छा सर, जवान लग रहे हैं आज। हाँ, अच्छा जी। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सब लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मेजर टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बट जैसा मैंने बोला था कि अभी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। बेसिकली वो आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको एक एक करके मैं आंसर करता रहूँगा। तो वहाँ पर हम लोग आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और साथ साथ उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी मिल जाएगा। तो ये अप्रोच होने वाली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे मटेरियल का डिस्कशन। उसके पहले कुछ डाउट्स हैं, उनको बात कर लेते हैं। जैसे अभी कल मैं टेलीग्राम में देख रहा था, कुछ बच्चों को डाउट्स था कि सर ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग 8 कैसे आ गया, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रोड 2 लेन है और दोनों ही रोड पे 2 वे ट्रैफिक है, if the two roads are connecting at an intersection and both road are having the 2 वे traffic, 2 lane 2 वे traffic, तो उस केस में नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने होंगे? इन दैट केस व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट? तो जब दो रोड हैं, दोनों रोड 2 लेन हैं और दोनों ही रोड पे 2 वे ट्रैफिक है, दोनों ही रोड पे 2 वे ट्रैफिक है, तो हम सभी को पता है कि उस केस में जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे वो होंगे 24। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था 11, और ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था 6। 11 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कब थे? जब दोनों रोड 2 लेन की थी बट एक में 1 वे ट्रैफिक था और एक में 2 वे ट्रैफिक था। टोटल 6 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कब हो रहे थे? जब दोनों ही रोड 2 लेन की थी बट दोनों में 1 वे ट्रैफिक था। इन दैट केस 6 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट विल बी देयर। सभी को याद आ गए पॉइंट? सभी को याद आ गया डिस्कशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द। और इसको एक्सप्लेन करते समय भी मैंने आपको बताया था कि वी आर कंसीडरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ड्यू टू द वेहिकुलर मूवमेंट। जो हमारे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है। लेकिन ऐसी सभी सिचुएशन पे पेडेस्ट्रियन का, पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनका भी तो मूवमेंट हो सकता है। क्यों भाई? तो इन ऑल द केसेस, क्योंकि देखो ट्रैफिक कंडीशंस बदल रही हैं, ट्रैफिक कंडीशंस बदल रही हैं, ठीक है, ट्रैफिक कंडीशंस बदल रही हैं। बट सर अगर नंबर ऑफ लेन्स 4 हो तब, तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ लेन्स, अगर एक रोड 2 लेन की है, दूसरी रोड 4 लेन की है, दोनों ही रोड 4 लेन की हैं, तो ऐसे अलग अलग कंडीशन पे डेटा अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। टेबल जो दिखाई थी उसमें आपका इसके अलावा भी 2 कंडीशंस मैंने मेंशन करी थी कार्तिक। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट रोड कंडीशन व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दैट वी कैन वेरीफाई, बट एज सच दैट डिस्कशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए मैंने आपको बोला था कि केवल 2 लेन की रोड के लिए और 2 वे ट्रैफिक के लिए आप याद रखिए। ठीक है, 2 लेन की रोड के लिए और 2 वे ट्रैफिक के लिए आप डिस्कशन को याद रखिए। अब यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि दीज आर द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ड्यू टू द ट्रैफिक मूवमेंट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट को भी कंसीडर कर लें, पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनके मूवमेंट को भी कंसीडर कर लिया जाए, तो जब दो रोड हैं और दोनों ही रोड 2 लेन की हैं,
तो हर कंडीशन में पेडेस्ट्रियन मूवमेंट की वजह से 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं ड्यू टू द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। क्लियर बेटा? अब होता क्या है, कभी कभी सवाल में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो पूछे हैं वो केवल ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से पूछे जा रहे हैं, या फिर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपसे पूछे जा रहे हैं इंक्लूडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। तो कई सवाल में कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में क्लियरिटी नहीं होती, तो बेस्ड ऑन द ऑप्शन हमें देखना पड़ता है कि क्या ऑप्शन दिए गए, उसके बेसिस पे आंसर हम लोग मार्क कर देंगे। कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया। मेजर और माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का सीन क्या होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो क्रॉसिंग की वजह से होते हैं। बिल्कुल, पेडेस्ट्रियन के लिए हर केस का मतलब जब रोड आपकी 2 लेन की है, इन तीनों केस की मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों केस में कॉमन क्या था, रोड आपकी 2 हैं और दोनों ही 2 लेन की हैं। बोथ रोड्स आर हैविंग द 2 लेन। यस, क्लियर है बेटा? मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं जो कि क्रॉसिंग की वजह से होते हैं। इनकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और जो टर्निंग की वजह से होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो मेजर और माइनर का गेम ये होता है। तो 8 वाला कुछ बच्चों को डाउट चल रहा था, आई थिंक उन्हें कुछ सवाल मिला होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? तो 24, 11, 6 दीज वैल्यूज आर ड्यू टू द ट्रैफिक मूवमेंट ओनली। अगर इस केस में हम लोग पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को भी कंसीडर करते हैं तो वी नीड टू सिंपली ऐड 8। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि दो रोड हैं, दोनों रेड 2 लेन की हैं, दोनों में 2 वे ट्रैफिक है, तो वहां पर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का आंसर दे रखा गया 32। बट नाउ आई थिंक यू गॉट टू नो कि वाई दे हैव मेंशन द आंसर एज 32। तो 24 प्लस 8, 24 is the conflict point due to the traffic movement and 8 will be the potential conflict point due to the pedestrian movement। अभी क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? जिसका भी डाउट था, मैंने ये नहीं देखा किसका डाउट है, जिसका भी ये डाउट था, कुछ डिस्कशन चल रहा था, वो क्लियर हो गया? ठीक है निशांत, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया गया था उसमें क्या था कि आप स्मॉल y1 की वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट वेस्ट के लिए हम लोग क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालें, क्योंकि वहां पर Q और S अलग अलग दिए गए हैं ईस्ट के लिए और वेस्ट के लिए भी, तो ईस्ट वेस्ट रोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन थी, आंसर आपने निकाल लिया होगा आई होप। तो ये कंडीशन थी, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ईस्ट वेस्ट रोड के लिए आपके पास 2 y1 और y2 आ जाएंगे, एक ईस्ट के लिए आ जाएगा, एक वेस्ट के लिए आ जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट के लिए कौन सा आप कंसीडर करेंगे, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा। ऐसे ही नॉर्थ साउथ के लिए आप निकालेंगे y3 और y4, और इसमें भी हम कंसीडर कर लेंगे मैक्सिमम। बस इतना करना है, बस इतना करना है। आंसर आप लोगों ने निकाले होंगे, सभी लोग आंसर बता दो तो फिर कंफर्म हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा था? सभी लोगों ने सवाल सॉल्व किया, यस और नो? बोलो भाई। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने गाइडलाइन पढ़ी थी डिजाइन ऑफ रोटरी, 75 सेकेंड आंसर आ रहा है। सत्य का व्हाट अबाउट अदर? तो लास्ट क्लास में जो बेटा आपने रोटरी की गाइडलाइन पढ़ी थी, रोटरी की जो गाइडलाइन पढ़ी थी उसमें पहली गाइडलाइन ये थी कि जो आपका रोटरी होता है वो 500 से लेके 3000 व्हीकल पर आवर, PCU पर आवर तक के ट्रैफिक को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। तो एक जनरल रेंज बताई गई थी आपको कि कितना ट्रैफिक होगा जिसको एक रोटरी इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। दूसरा उन्होंने बताया था कि रोटरी कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो जहां पर टोटल वीविंग ट्रैफिक,
अब वीविंग की भी हम लोगों ने बात कर ली थी, जहां पर मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों होता है, ऐसे ट्रैफिक को आपने वीविंग ट्रैफिक बोला था। तो जहां पर टोटल वीविंग ट्रैफिक 50% या उससे ज्यादा है, वहां पर आपको रोटरी प्रोवाइड करना चाहिए। या फिर जहां पर भी राइट टर्निंग ट्रैफिक अगर टोटल ट्रैफिक का एटलीस्ट 30% है, तो उस केस में भी आपको क्या करना चाहिए, उस केस में भी आपको रोटरी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये दो गाइडलाइन डिस्कस की थी हम लोगों ने। और बताओ, सैचुरेशन कैपेसिटी ईच डायरेक्शन की मैक्सिमम लेके सॉल्व किए। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, सैचुरेशन कैपेसिटी नहीं, आपका क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या है, क्रिटिकल फ्लो रेशियो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो ईस्ट वेस्ट है तो एक ही रोड, ईस्ट वेस्ट है तो एक ही रोड, यस और नो। और अगर हम लोग मैक्सिमम क्रिटिकल फ्लो के लिए डिजाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरी वैल्यू कम वैल्यू है उसके लिए भी वो क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। सर ग्रीन टाइम निकालने वाले क्वेश्चन में एम्बर टाइम निगेटिव और लॉस्ट टाइम पॉजिटिव कैसे होगा, ये कहाँ बता दिया निगेटिव और पॉजिटिव। एम्बर टाइम का कंसेप्ट क्या होता है, लॉस टाइम का कंसेप्ट क्या होता है, स्टार्टअप लॉस क्या होता है, क्लियरेंस लॉस क्या होता है, सब बता दिया है। तो ऐसे भाई याद मत करो कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, जैसा डेटा गिवन होगा उस हिसाब से बातचीत करेंगे। जो समझने वाली याद करने वाली चीजें और जो पता होने वाली चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। अब अगर हम एक एक क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट का एक को नोट्स बनाएंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लेट्स फोकस ऑन द कंसेप्ट, whatever data they are providing in the question, we accordingly we can apply the concept। तो आप अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उस डेटा को यूज कर सकते हैं, दैट शुड बी द अप्रोच आई गेस। चलिए अब एक डाउट और मैं देख पा रहा था टेलीग्राम ग्रुप में कि सर रेशियो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जिसमें ट्रैफिक कैपेसिटी निकालना। भैया फॉर्मूला लगाया है 280 W 1 + E/W 1 - P/3 होल डिवाइड बाई 1 + W/L। ये एक फॉर्मूला दिया है आईआरसी ने जिसकी हेल्प से आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एक रोटरी कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है ये कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सारे फैक्टर जो भी वैल्यूज थी, जो भी टर्म थे, उनकी वैल्यू को पुट किया और हमें कैपेसिटी मिल गई थी तालिब साहब। वहां पर जो P था वो था प्रपोर्शनिंग रेशियो या फिर वीविंग ट्रैफिक। तो प्रपोर्शनिंग रेशियो के पूरे उस रोटरी में टोटल ट्रैफिक कितना है और उस रोटरी में वीविंग ट्रैफिक कितना है। तो वीविंग ट्रैफिक और टोटल ट्रैफिक की हेल्प से स्मॉल p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्मॉल p विल बी इक्वल टू वीविंग ट्रैफिक डिवाइड बाय द टोटल ट्रैफिक, और ये दिया हुआ था, ठीक है, बता दिया। It was observed that 150 vehicle cross the particular location of a highway in 30 minutes. Assume that। अच्छा सर कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाली क्लास क्या होगी, अभी 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 साथ साथ डिस्कस करेंगे, कोई अलग से क्लास नहीं है। अभी अभी वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग हाईवे मटेरियल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट एक बहुत ही प्यारा और अच्छा कंसेप्ट है एवरेज डिले का और टोटल डिले का। कि किसी भी इंटरसेक्शन में जहां पर आपने सिग्नल प्रोवाइड किया है, ये कंसेप्ट भी है, ये कंसेप्ट भी है, और इससे रिलेटेड आपको 2-3 सवाल भी पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है एवरेज डिले और टोटल डिले। ऑल्दो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर भी चुके, अब ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कोई भी सिग्नल आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंटरसेक्शन में, तो भैया वहां पर आपके सिग्नल की वजह से जो आप ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को रोक रहे हैं, उसकी वजह से आपके ट्रैफिक पे डिले हो रहा है, ट्रैफिक को डिले फेस करना पड़ रहा है, यस और नो, बोलो भाई। सिग्नल की वजह से ट्रैफिक को डिले फेस करना पड़ रहा है, यस और नो। आपने बोला था सर हम इस डिले को जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जब जाहिर सी बात है अगर आप मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को जीरो करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड वे में ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिले होगा ही होगा। डेफिनेटली देयर विल बी सम डिले, बट यस अगर हम सिग्नल की प्रॉपरली डिजाइन करें तो उस प्रॉपरली
उस प्रॉपरली डिजाइन की हेल्प से हम सिग्नल पे डिले को मिनिमाइज कर सकते हैं एज ए डिजाइनर। तो अगर कभी हमें जीवन में बोला गया कि भाई दो सिग्नल है, इनको कंपेयर करो, कोई भी दो सिग्नल आपको फॉर एग्जांपल सिग्नल ए और सिग्नल बी दिए गए और बोला गया इन सिग्नल को कंपेयर करिए कि इनमें से कौन सा सिग्नल बेस्ट है, तो किसी भी चीज को बेस्ट या बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। किसी न किसी बेसिस पे ही तो कंपेयर करोगे किसी भी चीज को, यस और नो। बिना बेस के तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप भी जानते हो। तो जब कभी भी हम सिग्नल को कंपेयर करते हैं तो हम बोलेंगे वो सिग्नल हमारे लिए बेस्ट है जहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल या फिर टोटल डिले ड्यू टू द सिग्नल वो कम से कम हो। बोल सकते हैं ऐसे सिग्नल को बेस्ट सिग्नल। तो इफ वी हैव टू कंपेयर द टू सिग्नल्स वी आर गोइंग टू से द सिग्नल विच इज हैविंग द लीस्ट एवरेज डिले पर व्हीकल, least average delay per vehicle, or you can say the least total delay, that signal will be best as compared to the other signal। बहुत बढ़िया, चलिए ये बात भी समझ गए। तो अब हम किसी भी इंटरसेक्शन में इस डिले को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है, हाउ वी कैन मेजर दिस डिले। इसके लिए हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज डिले एंड टोटल डिले। तो कुछ लोग को सवाल भी मिले होंगे, तो हो सकता है अभी आप उन सवाल को ना सॉल्व कर पाए हो, अभी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद फिर आप उन क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सर हमने फ्लोटिंग कार राइडिंग चेक मेथड से भी डिले ही फाइंड किया था। बिल्कुल किया था, वो पूरी जर्नी के दौरान कितना डिले था आपने ये फाइंड आउट किया था। दिव्यांश, जब आप एल डिस्टेंस को कवर कर रहे थे तो टोटल डिले कितना था ये आपने मेजर किया था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिले ड्यू टू द सिग्नल ओनली। ट्रैफिक सिग्नल की वजह से जो डिले हो रहा है उसको मेजर कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, यस और नो। चलिए देखिए, तो अब इसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी। चलो एक इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एक इंटरसेक्शन ले लेते हैं और चीज़ों को समझने और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो रोड ए है, ये रोड बी है, चलो समझो जरा इसको। ये रोड ए है, रोड बी है। अब देखो, अभी मान लो इस फॉर एग्जांपल रोड बी के लिए जो सिग्नल है वो रेड है, रोड बी के लिए जो सिग्नल है वो रेड है। इसका मतलब रोड बी पे क्या कोई ट्रैफिक मूव कर रहा होगा? अगर रोड बी के लिए सिग्नल रेड है तो क्या रोड बी पे कोई भी ट्रैफिक मूव कर रहा होगा, यस और नो? रोड बी के लिए अगर सिग्नल रेड है तो सभी व्हीकल जो होंगे वो रोड ए के जो व्हीकल होंगे उनका मूवमेंट चल रहा होगा। रोड बी के व्हीकल क्या करेंगे? सिग्नल के चेंज होने का वेट करेंगे, सिग्नल के चेंज होने का वेट करेंगे। अब समझना जरा, तो अब जब आपके लिए सिग्नल रेड है तो पहला व्हीकल जो था वो यहाँ पर आया और चुपचाप रुक गया, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल कंडीशंस थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल कंडीशंस को एनालाइज करने में डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, ये भी आप जानते हो। प्रैक्टिकल कंडीशंस को एनालाइज करने में डिफिकल्टी ज़्यादा होगी। मान लो ये जो रेड टाइम है वो 30 सेकेंड का है, मान लो ये रेड टाइम जो आपने प्रोवाइड किया है रोड बी के लिए वो 30 सेकेंड का है। तो जैसे ही पहला वाला व्हीकल यहाँ पर आ गया, मान लो सिग्नल रेड स्टार्ट हो गया। अब जब सिग्नल रेड स्टार्ट हो गया तो आगे तो ये मूव कर नहीं सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से बाकी व्हीकल भी आएंगे और पार्क होते चले जाएंगे। सर क्या इतनी तमीज से पार्क होंगे? तो होंगे कि नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कंसीडर यही कर रहे हैं कि सब लोग प्रॉपर स्पेस हेडवे मेंटेन करते हुए, सब लोग प्रॉपर स्पेस हेडवे मेंटेन करते हुए सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करेंगे। तरीका तो यही है, बोलो भाई। सब लोग सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करेंगे और ये जो व्हीकल का अराइवल है, ये व्हीकल का जो अराइवल है, इसी को तो मैं, इसी प्रोसेस को तो मैं व्हीकल का अराइवल बोल सकता हूं।
देखो सिग्नल रेड है ग्रीन है इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ जो ट्रैफिक है वो लगातार आता रहेगा, यहाँ जो ट्रैफिक है वो लगातार आता रहेगा, तो कंटिन्यूअस अराइवल चलता रहेगा, कंटिन्यूअस अराइवल चलता रहेगा। जब ये अपना इस तरीके से क्यू लेंथ फॉर्मेशन होता रहेगा, लाइन बनती चली जाएगी, और जब ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, जब ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो अब यहां से व्हीकल का स्टार्ट हो जाएगा डिपार्चर, यहां से व्हीकल का डिपार्चर स्टार्ट हो जाएगा। जब सिग्नल ग्रीन है तो एक एक करके यहां से सभी व्हीकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सवाल ये है कि जिस समय ये डिपार्चर स्टार्ट होगा उस समय क्या व्हीकल का अराइवल रुक चुका है? प्रैक्टिकली सोच के बताओ। जिस समय ये आपने व्हीकल का डिपार्चर यहां से स्टार्ट किया है तो क्या उस समय व्हीकल का अराइवल स्टॉप हो चुका है कि व्हीकल ने आना बंद कर दिया है? तो व्हीकल तो लगातार आ ही रहे हैं ना भाई, तो मतलब अराइवल भी चल रहा है, डिपार्चर भी चल रहा है। चलिए भाई ये बात क्लियर हो गई। तो जैसा मैंने बोला कि प्रैक्टिकली ये अराइवल कैसा होगा, ये व्हीकल का अराइवल का कोई पैटर्न होगा क्या? प्रैक्टिकली बात करूं अगर मैं, प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं, प्रैक्टिकली कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या ये व्हीकल का अराइवल जो होगा इसका कोई पैटर्न होगा क्या? भैया प्रैक्टिकल कंडीशन में इसके अराइवल का कोई भी पैटर्न नहीं होगा। वी आर नॉट श्योर कि हो सकता है 10 व्हीकल एक साथ आ जाएं, हो सकता है 10 व्हीकल ही आए, हो सकता है 2 मिनट तक कोई व्हीकल ही ना आए। प्रैक्टिकली इसको कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, टाइमिंग पे डिपेंड करेगा, यस और नो। लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो एनालाइज करना ही है भाई। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एजम्पशन, समझना जरा ध्यान से। और यहाँ पर जहाँ पर भी आप एजम्पशन लेते हैं वो बड़े एजम्पशंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस ले रहे हैं और हम मान रहे हैं कि हमारे व्हीकल का जो अराइवल है या फिर हमारे व्हीकल का जो डिपार्चर है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? हो सकता है लेकिन ज्यादा चांस है कि नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? हो सकता है लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन एनालिसिस के लिए हम लोगों ने क्या माना है कि हमारे व्हीकल का जो अराइवल और डिपार्चर है इंटरसेक्शन में, हमारे व्हीकल का जो अराइवल और डिपार्चर है इंटरसेक्शन में, वो हमने कैसा माना है? यूनिफॉर्म माना है। क्लियर है पहला एजम्पशन? तो अभी हम लोग जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये डाउट तो नहीं आएगा कि सर ये अराइवल और डिपार्चर आपने यूनिफॉर्म कैसे कर लिया? पहले ही हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया है। इसके पहले आपने बोला था कि जब कभी भी किसी भी सिग्नल पे हम लोग साइकिल लेंथ की बात करते हैं तो साइकिल में होता है ग्रीन प्लस एम्बर प्लस रेड, याद है? इसी को तो हम लोगों ने साइकिल बोला था। किसी भी इंटरसेक्शन में जब आप साइकिल की बात करते हैं, सिग्नल की बात करते हैं, तो वो होता है ग्रीन प्लस एम्बर प्लस रेड। इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आपने ये एजम्पशन और लिया कि सर हम यहाँ पर एनालिसिस में एम्बर टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, चेंज इंटरवल जो है उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो साइकिल होगी वो केवल ग्रीन, रेड और ग्रीन के बराबर होगी, और साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम रेड। ये भी आपने एज्यूम किया है कि साइकिल जो स्टार्ट हो रही है वो रेड से हो रही है। अभी तो बताया पवन, एनालिसिस को आसान करने के लिए। पूछ रहा क्यों? अभी तो बताया, वी आर अप्लाइंग द एजम्पशन जस्ट टू मेक द एनालिसिस इजी। समझ में आ गया क्यों? तो here we have neglected the एम्बर टाइम। एम्बर टाइम को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो साइकिल है उसमें केवल ग्रीन टाइम है और रेड टाइम है, उसमें केवल ग्रीन टाइम है और रेड टाइम है, और साइकिल जो स्टार्ट हो रही है वो रेड से स्टार्ट हो रही है, ग्रीन से स्टार्ट नहीं हो रही है।
साइकिल जो है वो रेड से स्टार्ट हो रही है, ग्रीन से स्टार्ट नहीं हो रही है। यहां तक के एजम्पशंस क्लियर हैं? यहां तक के एजम्पशंस क्लियर हैं? अब इसको थोड़ा और समझो, इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एम्बर टाइम को किस पोर्शन में रखेंगे? प्रभु अभी अभी तो बोला है कि एम्बर टाइम को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। सुनते नहीं हो क्या? जस्ट अभी अभी बोला है कि फॉर दिस एनालिसिस वी आर नॉट कंसीडरिंग द एम्बर टाइम एज अ पार्ट ऑफ द साइकिल, only there will be the red time and green time, and we are also assuming that the signal will start from the red. अभी तो बताया मेरे लाल, अभी तो बताया है। जस्ट अ मिनट। क्लियर होगा? अगर ये एजम्पशंस क्लियर हो गए हैं तो आगे बातचीत करें। अगर ये एजम्पशंस क्लियर हो गए हैं तो फिर आगे बातचीत करें। चलो अब थोड़ा सा और विजुलाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मान लो इस पहले व्हीकल में आप बैठे हुए थे, तुम जैसे ही इंटरसेक्शन में पहुंचे सिग्नल रेड हो गया। तुम जैसे ही इंटरसेक्शन पे पहुंचे तो सिग्नल रेड हो गया। अब इस इंटरसेक्शन पे, इस सिग्नल पे तुम्हें टोटल कितना डिले फेस करना पड़ेगा? सबसे पहला जो व्हीकल है, लेट अस अज्यूम उसमें आप बैठे हुए हैं। जैसे ही आप सिग्नल पे पहुंचे, आपके जस्ट पहुंचते ही, आपके जस्ट पहुंचते ही सिग्नल जो है वो रेड हो गया और इसका ड्यूरेशन है 30 सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूं तुम्हें यहां पर इस सिग्नल की वजह से 30 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा? अरे पूरे साइकिल का वेट क्यों करोगे भाई? पवन कह रहे हैं पूरे साइकिल का वेट करेंगे। ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन आएगा तब तो मूव करोगे ना पवन, कि तब भी रुके रहोगे? जब सिग्नल रेड टाइम ओवर हो जाएगा तब तो मूव करोगे। और समझो, जब आपके पीछे पीछे मैं आया, ये मैं हूं, लेकिन आपसे 2 सेकंड बाद मैं यहां पहुंचा, मतलब इसके बीच में टाइम हेडवे कितना है? मान लो फॉर एग्जांपल 2 सेकंड। इसका मतलब जब मैं यहां पर आया तो मैंने देखा कि मेरे लिए सिग्नल जो है उसका रेड टाइम जो बचा हुआ है वो 28 सेकंड बचा हुआ है। जिस इंटरसेक्शन में, जिस सिग्नल में आपको 30 सेकंड का डिले हो रहा था, उसी सिग्नल पे मुझे 28 सेकंड का डिले हो रहा है। मेरे 2 सेकंड बाद नेक्स्ट व्हीकल आता है, और ये जब आता है तो देखता है इसके लिए डिले कितना होगा। इसके लिए 26 सेकंड का डिले होगा। इसके लिए 26 सेकंड का डिले होगा। इसके 2 सेकंड बाद अगला व्हीकल आया, इसको इस सिग्नल पे 24 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही तो कहानी चल रही होगी। जब तक ये रेड है 30 सेकंड का, उस समय तक तो बहुत सारे व्हीकल आ जाएंगे। उस समय तक तो बहुत सारे व्हीकल आ जाएंगे, और ये लाइन कुछ इसी तरीके से और भी लंबी होती चली जाएगी क्या? बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे 30 सेकंड के रेड टाइम के दौरान टोटल डिले कितना हुआ, तो कॉमन सेंस के आधार पे आप क्या बोल सकते हैं कि सर जितने भी व्हीकल इस रेड टाइम के ड्यूरेशन पे आए हैं, जितने भी व्हीकल ये रेड टाइम के ड्यूरेशन पे आए हैं, उन सबके डिले को अगर हम ऐड कर दें तो हमें इस सिग्नल पे टोटल डिले पता चल जाएगा ड्यू टू द रेड टाइम। हमें इस सिग्नल पे टोटल डिले पता चल जाएगा ड्यू टू द रेड टाइम। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? और इस पूरे 30 सेकंड के दौरान टोटल जितने भी व्हीकल आए हैं, अगर मैं टोटल डिले डिवाइड बाय द व्हीकल कर दूं तो एवरेज डिले पर व्हीकल पता चल जाएगा।
क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल, इस 30 सेकंड के दौरान टोटल क्यूमुलेटिव कितने नंबर ऑफ व्हीकल आए हुए थे। तो टोटल डिले को क्या करते हैं, अगर डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द व्हीकल कर दें तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द एवरेज डिले पर व्हीकल। वही करना है, यही तो फाइंड आउट करना था। टोटल डिले डिवाइड बाय द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द व्हीकल। तो अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, अब मैं इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग ग्राफिकली लाइक दिस। जरा समझना। चलो अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को कंसीडर कर रहा हूं और वाई एक्सिस में मैं व्हीकल का क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव अराइवल और डिपार्चर कंसीडर कर रहा हूं। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल, इसको मैं लिख देता हूं क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी अभी आपने बोला था कि साइकिल में केवल दो ही टाइम है, एक रेड टाइम है और एक ग्रीन टाइम है, ठीक है। और साइकिल जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है, मान लो 0, ये है इसका रेड टाइम, दिस इज गोइंग टू बी द रेड टाइम, और रेड के बाद आ जा रहा है ग्रीन टाइम, और ये पूरा खेल खत्म हो गया। और इसको पूरा आपने बोल दिया एक कंप्लीट साइकिल। तो एक पूरे कंप्लीट साइकिल में क्या एवरेज डिले हो रहा है, क्या टोटल डिले हो रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करने की करते हैं कोशिश। कर लें? चलो, तो जिस समय सिग्नल अभी आपका रेड है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी अभी आपने बोला है कि सर व्हीकल का जो अराइवल और डिपार्चर है वो हमने एज्यूम किया है यूनिफॉर्म। तो ये देखो, ये अगर मैं तुम्हें इस तरीके से दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें इस तरीके से दिखाऊं तो कोई नाराजगी तो नहीं है कि भैया ये मैंने तुम्हें व्हीकल का दिखा दिया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अराइवल ऑफ व्हीकल। यूनिफॉर्म रेट से अगर व्हीकल आ रहे हैं तो यही अराइवल होगा, यस और नो? यही अराइवल होगा, मानते हो कि नहीं? ये यूनिफॉर्म अराइवल ऑफ व्हीकल दिखा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, यहां तक मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड टाइम, और ये मैंने फॉर एग्जांपल यहां तक रिप्रेजेंट किया है ग्रीन टाइम। जब ये रेड ओवर हो जाएगा तब क्या होगा, जब ये रेड ओवर हो जाएगा तब यहां से व्हीकल का शुरू होगा डिपार्चर। मान लो डिपार्चर इज समथिंग लाइक दिस। जैसे ही सिग्नल, दोनों एक ही कलर से हो गए क्या? तो ये मैंने व्हीकल का आपको दिखा दिया डिपार्चर। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज ऑल्सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म डिपार्चर। देखो यूनिफॉर्म है लेकिन इन दोनों का रेट सेम हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। दोनों अराइवल और डिपार्चर का रेट सेम है ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। इंपॉर्टेंट बात ये बोली जा रही है कि व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर जो है वो यूनिफॉर्म है। व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर जो है वो यूनिफॉर्म है। तो जब आपका सिग्नल रेड था तो व्हीकल आ रहे थे, व्हीकल आ रहे थे और इस तरीके से क्यू लेंथ बना रहे थे। देखो कब तक मामला बनता रहा, यहाँ तक, यहाँ के बाद फिर डिपार्चर स्टार्ट हो गया, लेकिन व्हीकल का आना खत्म नहीं हुआ है। आप ही तो बोल रहे थे कि सर जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तब भी ये कंटिन्यूअस अराइवल तो चलता ही रहेगा ना। तो कभी कभी देखा होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा सिग्नल रेड है, लेकिन जब तक आप उस सिग्नल के पास पहुंचे सिग्नल ग्रीन हो गया, तो आपको रुकना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे ही आप पहुंचे वैसे ही ट्रैफिक का फ्लो स्टार्ट हो गया। यस और नो? तो अब जो व्हीकल आ रहे हैं वो इसी ग्रीन टाइम के दौरान जा भी रहे हैं। तो ये एक आपने कंप्लीट साइकिल की बात कर ली कि व्हीकल के अराइवल और डिपार्चर का गेम क्या होगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी साइकिल के दौरान क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड कितने हुए, तो क्या आप इस ग्राफ से बता सकते हैं इस पूरे साइकिल के दौरान कितने व्हीकल अराइवल हुआ, कितने व्हीकल का क्यूमुलेटिव अराइवल हुआ? क्या आप ये बता सकते हैं? तो भैया बिल्कुल बता सकते, कहना इससे ये जो नंबर ऑफ व्हीकल यहाँ से मुझे मिलेंगे, ये जो नंबर ऑफ व्हीकल हैं ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल हो जाएंगे। ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल हो जाएंगे जो कि इस साइकिल लेंथ के दौरान आए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है एवरेज डिले पर व्हीकल और टोटल डिले, एवरेज डिले पर व्हीकल और टोटल डिले, तो जरा देखना समझना। ये पहला वाला व्हीकल है, ये पहला वाला व्हीकल है, ये देखो, ये पहला वाला व्हीकल है जो सिग्नल के रेड होते ही आ गया था। ये वो पहला वाला व्हीकल है जो सिग्नल के रेड होते ही इंटरसेक्शन में आ गया था। तो मैं नहीं लगता है अब उसे इस पूरे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये उसके बाद वाला व्हीकल है जो कि यहाँ पर जिसका अराइवल हुआ है, अब इतना वेट करेगा और फिर यहां से इसका डिपार्चर स्टार्ट हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? जब सिग्नल ग्रीन होगा यहाँ पे अराइवल होगा और इस पॉइंट पे निकल जाएगा। अगर ऐसे ही अगले व्हीकल की बात करें तो तुम्हें नहीं लगता है ये जो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हर व्हीकल का इस साइकिल के दौरान इंडिविजुअल डिले है। ये देखो बिल्कुल लास्ट वाले में क्या हो रहा है, इसको रुकना ही नहीं पड़ रहा, ये आया और सिग्नल ग्रीन था निकल गया, जीरो डिले। तो यहां पर एक्स एक्सिस में कुछ नहीं मिल रहा आपको। फॉर द लास्ट व्हीकल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर व्हीकल का इंडिविजुअल डिले। तो अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, मान लो ये पॉइंट ओ ले लूं, इसको मैं ए ले लूं, इसको मैं बी ले लूं, इसको मैं सी ले लूं, कोई दिक्कत किसी को, चलो इतना ले लो। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल डिले होगा, जो टोटल डिले होगा इस सिग्नल पे वो कुछ नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। बोलो हाँ या ना। भाई अगर सभी व्हीकल के इंडिविजुअल डिले को हम ऐड कर दें तो वी विल गेट द टोटल डिले, तो हमें टोटल डिले मिल जाएगा और एरिया निकाल सकते हैं आप। बताओ भाई, दिस इज गोइंग टू बी द, this is going to be the total delay. Once you know the value of the total delay, so how you can find out the average delay? It will be equal to total delay, total delay कितना हुआ डिवाइड बाय द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल। क्यूमुलेटिव जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल इस साइकिल में आए हैं तो उनसे आपको पता चल जाएगा एवरेज डिले। आओ खेलें। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं टोटल डिले जो होगा, टोटल डिले जो होगा वो ये ट्रायंगल ओ ए सी के एरिया के बराबर होगा। अब ये इस ट्रायंगल ओ ई सी का एरिया क्या होगा, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो तुम्हें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस दिस इज गोइंग टू बी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? किस इस तरीके से लिखा जा सकता है, यस और नो? जल्दी बोलो बेटा। तो भैया अगर मैं ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूं, ट्रायंगल ओ ए सी, तो ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ और रेड प्लस ग्रीन,
ये टाइम आपको पता है, और हाइट कितनी होगी? हाइट होगी इसकी क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड। क्या ये इसका एरिया हो जाएगा माइनस ट्रायंगल ए बी सी, हाफ हाफ ग्रीन टाइम इंटू क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड। कैन आई राइट लाइक दिस? दिस इज गोइंग टू बी द टोटल डिले। कैसे भी निकाल लो, मुझे जो तरीका आता था मैंने वो बता दिया तुम्हें। क्योंकि भाई किसी भी सिग्नल पे रेड टाइम का ड्यूरेशन क्या है, ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन क्या है, ये टर्म आपको पता होंगे। कितना क्यूमुलेटिव अराइवल हो रहा है ये हमें पता होगा। तो हमने यहाँ पर जो एरिया निकाला है वो नोन नोन फैक्टर्स या नोन जो टर्म है उनकी हेल्प से निकाला है। नोन जो टर्म है उनकी हेल्प से निकाला है। क्लियर है बेटा? तो अब क्या एवरेज डिले भी निकाल लोगे? अब क्या एवरेज डिले भी निकाल लोगे? आओ जरा इस ग्राफ में वापस आओ, थोड़ी और सी बात और बातें करते हैं। इस ग्राफ में वापस आओ, थोड़ी और बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा इस ग्राफ में मुझे ये बताओ कि जब रेड टाइम 10 सेकंड का हो गया है, रेड टाइम 10 सेकंड पार कर गया है, फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला ये 30 सेकंड का था, तो ऐसे व्हीकल आ रहे हैं, लाइन लग रही है। अब रेड टाइम बचा हुआ 20 सेकंड का। जिस समय रेड टाइम 10 सेकंड ओवर हो गया है, रेड टाइम 20 सेकंड बचा हुआ है, उस समय यहाँ पर कितनी क्यू लेंथ है, इस लाइन में कितने व्हीकल हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? इस लाइन में कितने व्हीकल होंगे, क्या आप ये बता सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो आपने बोला सर यहाँ वाई एक्सिस जो इस ग्राफ का होगा सर वो रिप्रेजेंट करेगा क्यू लेंथ। किसी भी पर्टिकुलर रेड टाइम के ड्यूरेशन पे कितने क्यूमुलेटिव व्हीकल आए हुए हैं, ये हम वाई एक्सिस की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्यू जो लाइन लगी है ये मैक्सिमम कब होगी? जिस समय ये रेड का लास्ट टाइम चल रहा होगा। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इट इज द मैक्सिमम क्यू लेंथ। ये है भैया मैक्सिमम क्यू लेंथ, ये है मैक्सिमम। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ई। तो ई सी इज द मैक्सिमम क्यू लेंथ, यस और नो? तो क्या अब आप किसी भी जहां पे भी सवाल की इच्छा है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम क्यू लेंथ कितनी होगी, क्यू में कितने व्हीकल होंगे, ये पता लगा लेंगे? यही कंसेप्ट था। एक बार इसको देखिए 2 मिनट, कोई डाउट हो तो बोलिए, आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
बोलो भाई। वाई एक्सेस जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस ग्राफ का वाई एक्सेस जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्यू लेंथ। एवरेज डिले वाला फिर से एक बार बेटा, यही तो समझा रहे हैं। तालिब कहाँ चले जा तुम मेरे लाल? इतना धीमे धीमे, इतना इत्मीनान से एक एक पॉइंट को पहले मैंने आपको समझाया एनालिटिकली, कॉमन सेंस के आधार पे। हाँ, यहाँ पर भी मैंने आपको एवरेज डिले का कंसेप्ट भी बताया, यहाँ पर भी मैंने आपको टोटल डिले का कंसेप्ट बताया। ठीक है। और उसके बाद फिर आके यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर की हेल्प से भी बताया। स्टिल यू आर नॉट गेटिंग, कहाँ चले गए थे मेरे लाल, जरा मुझे बता दो। तो देखो, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। पहले और सुन लो, अभी पूरी बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी और बहुत सारी बातें हैं, सुनो। ये इस एनालिसिस का सबसे बेसिक केस आपने डिस्कस किया है। ये इस एनालिसिस का सबसे बेसिक केस आपने डिस्कस किया। आपने बोला कि इस पूरे साइकिल के दौरान, सुनो जरा ध्यान से, आपने बोला कि इस पूरे साइकिल के दौरान जितने भी व्हीकल का इस सिग्नल पे आगमन हुआ, हमने इतना ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया था कि सभी के सभी व्हीकल जो थे वो निकल गए। हमने जो ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया था और जिस रेट से व्हीकल का डिपार्चर हुआ है, उसमें सभी के सभी व्हीकल निपट गए। लेकिन ऐसा कभी हमेशा होगा, ऐसा कंपल्सन नहीं है, ये भी समझ लो। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन में आपको और समझाता हूँ। ये आपका रेड हो गया फॉर एग्जांपल, और ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये टोटल हो गया साइकिल। ये आप दिखा रहे हैं ये व्हीकल का, सर ये हुआ अराइवल। एक साइकिल में क्यूमुलेटिव इतने व्हीकल आए, लेकिन क्या जरूरी है कि आने वाले ग्रीन टाइम में ये सभी व्हीकल का डिपार्चर भी हो जाए? बोलो। प्रैक्टिकली तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे व्हीकल डिपार्ट ना कर पाए। सिचुएशन में बी समथिंग लाइक दिस। ये लो, सिचुएशन में बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द डिपार्चर, ये डिपार्चर है आपका। मतलब इतने व्हीकल तो क्या हुए, डिपार्ट कर गए, इतने व्हीकल वेट करेंगे अगले साइकिल का। इतने व्हीकल अभी इस साइकिल के दौरान डिपार्ट नहीं कर पाए हैं, ये वेट करेंगे अगली साइकिल का। तो देयर में बी वेरियस केसेस। इन्हीं एरिया के कंसेप्ट पे इनके निकल आते हैं फॉर्मूले। तो मैं वही बता रहा था कि आपको अब हमें फोकस करना है कि सवाल कैसे सॉल्व होंगे, जरा ये समझो। पहले हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग ये जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने, एक्स एक्सिस पे डिले है, वाई एक्सिस पे क्यू लेंथ है, नंबर ऑफ व्हीकल हैं, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग टोटल डिले, एवरेज डिले, क्यू लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। पीवाईक्यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कराए हैं। ऑल्दो वी आर नॉट डिराइविंग दोज फार्मूला हेयर, उनका बेसिक कंसेप्ट मैंने यहाँ पर देख लिया है। तो आप दोनों ही अप्रोच से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करके। एवरेज डिले, टोटल डिले, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना क्यू लेंथ होगा, कितने नंबर ऑफ व्हीकल होंगे, ये सारी चीज़ों को आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके जो कंसेप्ट अभी क्लास में डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड आपको एक गेट में 2 नंबर का सवाल मिलेगा। तो गेट 2011, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। वन ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। वहां पर व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर आपको दे रखा है। वहां पर व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर आपको दे रखा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी लोग आंसर बताएंगे,
और इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा नहीं, मैं आपको टाइम प्रोवाइड कर दूंगा 2 मिनट का। देखो जरा सभी से आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई, सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। आंसर 12.5 आ रहा है, बट ऑप्शन 15 है। आंसर भी 15 आएगा और ऑप्शन भी 15 है। प्रदीप, कहीं गलती कर रहे हो बेटा कैलकुलेशन में। कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। आई थिंक द वैल्यू ऑफ द टोटल डिले दैट यू विल गेट दैट विल बी 600 सेकेंड। टोटल डिले जो आ रहा होगा वो 600 सेकेंड का आ रहा होगा। यस और नो? और क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल जो उस साइकिल के दौरान उस इंटरसेक्शन में आए हुए हैं वो है 600, 600 नहीं 40 व्हीकल। 40 व्हीकल है ना? यस। तो 600 डिवाइड बाई 40 विल बी इक्वल टू 15 सेकेंड। तो एवरेज डिले वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम क्यू लेंथ नहीं पूछा गया है, बट दिव्यांश ने कैलकुलेट किया है। और दिव्यांश बता रहे हैं कि सर मैक्सिमम क्यू लेंथ जो होगा वो 24 व्हीकल का होगा। सही बता रहे हैं क्या? एक बार बाकी लोग भी वेरीफाई करिए। दिव्यांश बता रहे हैं कि सर इस सिग्नल पे मैक्सिमम जो क्यू लेंथ होगा उसमें 24 व्हीकल होंगे। चेक करिए जरा, सही बता रहे हैं क्या? बाकी लोग एक बार वेरीफाई करिए।
चेक करना बेटा एक बार। हाँ हाँ, सेम आपको एरिया कंसेप्ट ही यूज करना है, वहीं से आंसर आएगा। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये एवरेज डिले, अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है, क्यूमुलेटिव व्हीकल अराइव्ड क्या है, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गए। क्यू लेंथ क्या होता, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें फिर, आगे बातचीत करें। तो ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ कंसेप्ट के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर बेटा। अगला जो टॉपिक है हमारा, अब हम लोग बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं हाईवे मटेरियल की। ये सबसे खतरनाक टॉपिक है तुम्हारे पूरे हाईवे का। हाईवे मटेरियल, दैट इज द चैप्टर नंबर 4। तो अभी तो हम केवल ये समझेंगे कि अभी तो केवल ये पढ़ेंगे, आएगा वो भी आएगा, रोनित वो भी आएगा, एक एक करके आएगा, सब आएगा, मयंक वो भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर क्लास में आपको एक दिन में एक कंसेप्ट बताता रहूंगा, और साथ साथ हाईवे मटेरियल की भी बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, तो भैया अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द हाईवे मटेरियल। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, क्यों है? सबसे पहले तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो हम लोग ये, तालिब साहब अब क्लास को देख लीजिए बेटा, अदरवाइज ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लीज, या तो कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज कर लो, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम डिस्कस करने के बाद भी क्वेरी रह जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर क्या करें। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई रिक्वेस्ट। फिर आप ही को लगेगा कि सर हमारा सिलेबस डिले हो रहा है। आई हैव कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ द क्यू लेंथ मल्टीपल टाइम, एक्सप्लेन्ड इन अ डिफरेंट डिफरेंट वेज, और आई होप सभी लोग ये कंसेप्ट समझ भी गए। आफ्टर रिपीटिंग द कंसेप्ट मल्टीपल टाइम स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द कंसेप्ट, तो फिर बताओ कैसे होगा, क्या करा जाए? समझ रहे हो? तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपको अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अभी अभी मनी बताया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंसेप्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे। हर क्लास में एक एक कंसेप्ट, ये जो माइनर माइनर कंसेप्ट हैं, ये क्वेश्चंस के थ्रू आपके साथ में डिस्कस करता रहूंगा अलोंग विद द हाईवे मटेरियल। साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और एक एक टॉपिक हम लोग डेली डिस्कस करते रहेंगे। नहीं बताया था ये? अब अभी तुम पूछ रहे हो, फिर कोई दूसरा पूछेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, 3 बार तो मैं बता चुका। तो अल्टीमेटली इस तरीके से क्या होगा, आपका इफिशियंसी अफेक्ट होने वाली, और कोई बात नहीं है। तो क्लास के डिस्कशन पे ध्यान देंगे तो अननेसेसरी का टाइम आपका। ऑफिशियली ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज एंडेड। भैया मैंने पहले भी आपको बताया, हर साल आपके एग्जाम में ऐसे एक दो सवाल हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में नए आते रहते हैं। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आप इस बार का पूरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे तो भी इट मे बी पॉसिबल कि कोई एक नया सवाल आ जाए। समझ रहे हो? बिकॉज दे आर कीप ऑन आस्किंग द, हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ जाएं। तो एग्जाम में हम लोग 2-4-5% का इस तरीके का वेरिएशन लेके चलते हैं। ऐसा कभी भी हम लोग 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब इसके बाद बाहर आ नहीं सकता है, सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो जितना अभी हम लोगों ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिस्कस किया है, अगर आपने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो मोर देन 97-98% यू विल क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व। एक बार जरा कंफर्म करना मेरी ये एनालिसिस सही है या नहीं है। अगर अब तक जो आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कंसेप्ट पढ़े हैं, उनसे सवाल लगाए हैं, तो
95% से ज्यादा सवाल बन गए होंगे। तो ये तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं ना कि 5% के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। उनको कवर कर लेंगे, और कुछ चीजें उसमें अगर नहीं भी कवर करते हैं तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, इतनी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, तो दो चार क्वेश्चंस हैं जो कि आउट ऑफ द कंसेप्ट आप बोल सकते हैं, या कुछ नए कंसेप्ट है जो इनको इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो 95% से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच चुका है, उस पर फोकस करिए। रेदर जो दो चार सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए परेशान मत होइए, वो भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। बट उसकी वजह से डिस्टर्ब मत होइए, उसकी वजह से डिस्टर्ब मत होइए कि नहीं नहीं, अरे लो 100 सवाल थे, 4 सवाल नहीं हुए हमसे। भैया 96 जो पढ़े हैं वो अप्लाई कर लेना, रैंक आ जाएगी। जो 96% सिलेबस और कंसेप्ट आपने कवर कर लिया है, उसको भी अगर आप इफेक्टिवली अप्लाई कर ले गए, तो यू विल गेट द रैंक। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑल्सो। समझ रहे हो? चलें आगे बातचीत करें फिर। आगे बातचीत करें। तो देखो बेटा, ये जो चैप्टर है हाईवे मटेरियल, ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है हाईवे मटेरियल, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट चैप्टर है इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एग्जाम हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। मतलब एग्जाम में जो है वो बहुत लिमिटेड पैटर्न पे लिमिटेड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, जो लगातार इस चैप्टर से हमसे हर अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कंटेंट वाइज बात करें, तो जितने चैप्टर अब तक आपने पढ़े हैं, या आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा कंटेंट इसी चैप्टर का है। तो प्रॉब्लम यह है कि रिलेटिवली वेटेज इसका कम है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट, एग्जाम की अप्रोच इस चैप्टर को लेके अलग है, और कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो क्या करा जाए बताओ फिर? सारा कंटेंट पढ़ डालें एक एक करके? अरे एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान तो हासिल हो जाएगा। तो 15 घंटे 20 घंटे हाईवे मटेरियल पर डिस्कशन कर लेते हैं, एक दो नंबर का सवाल आएगा तो ठीक है। तो बात वही है कि एक दो नंबर के लिए या इस तरीके के डिस्कशन के लिए बिल्कुल हम इतना टाइम दें, ये हमारे लिए इफेक्टिवली टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो हमने क्या करना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बता रहा हूँ, सुनो अभी, पहले पूरी बात सुनो, अभी धीमे धीमे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है। जैसे आपने जियोमेट्रिक डिजाइन का उद्देश्य समझा, जैसे आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य समझा, पर्पस था ना हर चैप्टर का, उसी तरीके से हाईवे मटेरियल का पर्पस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। और उसके बाद एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों बातें सफिशिएंट आई गेस। सबसे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। दूसरा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम की क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहे हैं कि हमें क्या नॉलेज हो इस चैप्टर के बारे में। और तीसरा, उसको फुलफिल करने के लिए हम किस अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। ये तीन बातें अगर डिस्कस कर ली जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है। देखो, रोड की बात कर रहे थे हम लोग, जब कभी भी कोई भी रोड हम लोग बनाएंगे, वेदर वो एनएच है, वेदर वो एक्सप्रेस वे है, वो स्टेट हाईवे है, कोई भी रोड हो, कैसी भी रोड हो, मेरे लाल आप मुझे एक बात बताओ, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब मैं पूछूं कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उनमें से कुछ मेन मटेरियल की बात करें, तो आप बोल सकते हो सर हमें रोड बनाने के लिए, सर हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए एग्रीगेट चाहिए होगा।
हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिटुमिन की जरूरत पड़ सकती है। हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंक्रीट की जरूरत पड़ सकती है। हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ सकती है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कुछ मेन मटेरियल हैं? सर सिर्फ इतने ही मटेरियल हमें चाहिए रोड बनाने के लिए? ऐसा सर बिल्कुल नहीं बोल रहे। ऐसा सर बिल्कुल नहीं आपसे बोल रहे, बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। बट अगर मेन मटेरियल की बात करें तो ये कुछ मेन मटेरियल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब देखो, दुनिया में तो भांति भांति प्रकार के लोग हैं और भांति भांति प्रकार का मटेरियल है। आप एज ए डिजाइनर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा मटेरियल आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं या कहीं नहीं कर सकते हैं? मतलब इन शॉर्ट, किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करेंगे? बोलिए भाई। किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसकी सुटेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन या उसकी सुटेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे कि वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है? आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? तो देखो, किसी भी मटेरियल की सुटेबिलिटी के चेक करने के लिए आपके पास दो चीजों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। दो चीजों का आपको पता होना बहुत जरूरी कि एक तो हमारे मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो हमारे मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरा जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, अगर ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो हम मटेरियल के सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं कि किस मटेरियल को किस पर्पस के लिए कहाँ पर कैसे यूज करना है। ये हम बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, चलिए साहब समझ गए। तो सवाल ये है कि हम अपने मटेरियल की, कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए, अगर हम उसकी किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टी को, मैं बोलूं करेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टी को अगर आप समझना चाह रहे हैं, तो उसको समझने का क्या तरीका, कैसे पता चलेगी आपको कि आपके मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये प्रॉपर्टी क्या है? कैसे पता चलेगा आपके मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये प्रॉपर्टी क्या है? कैसे पता चलेगा आपको? तो आपने बोला सर उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि वी कैन परफॉर्म द वेरियस टेस्ट। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि वी कैन परफॉर्म द वेरियस टेस्ट। हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि वी कैन परफॉर्म द वेरियस टेस्ट। अब टेस्ट का भी पूरा एक प्रोसीजर होगा। टेस्ट का भी एक पूरा प्रोसीजर होगा कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करें और उसकी हेल्प से मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज करें। मानते हो कि नहीं? उसकी हेल्प से हम कौन सी मटेरियल की किस प्रॉपर्टी को एनालाइज करें। स्पेसिफिकेशन का काम कौन बताएगा? हमारे पास जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें गाइडलाइन और स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं आईआरसी की तरफ से। ठीक है, ये है पहली अप्रोच। तो ये जो आप चैप्टर देखने जा रहे हैं हाईवे मटेरियल, ये जो आप चैप्टर देखने जा रहे हैं हाईवे मटेरियल, इसके पूरे सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोडल प्रोविजन बिल्कुल सही। पहला जो पार्ट हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑन मटेरियल। टेस्ट ऑन मटेरियल सबसे लंबा लेंदी डिस्कशन यही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि एग्रीगेट है। अब एग्रीगेट की कितनी प्रॉपर्टी को आप टेस्ट कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि एग्रीगेट की केवल दो ही प्रॉपर्टी हैं। एग्रीगेट की 10 प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं, एग्रीगेट की 15 प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं।
यस और नो? अब मैनी एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स एन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि हम उन एन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एन नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें, और उन एन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एन नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करें, तब तो हम यही बात करते रह जाएंगे। तो मान लो 10 टेस्ट एग्रीगेट के डिस्कस कर लिए क्लास में, 10 टेस्ट डिस्कस कर लिए हम लोगों ने बिटुमिन के, 10 टेस्ट डिस्कस कर लिए सॉइल के, 10 टेस्ट डिस्कस कर लिए कंक्रीट के। खत्म ही हो जाएगा सिलेबस फरवरी तक। हाँ, फिर एग्रीगेट कोर्स है या फाइन है ये भी देखना है, एग्रीगेट कोर्स है या फाइन है ये भी देखना है। तो 40 तो 50 टेस्ट हो गए ये। उन टेस्ट के प्रोसीजर क्या हैं, उन टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, उन टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे कंपेयर करके कहाँ पर उसकी सुटेबिलिटी यूज कर सकते हैं, यही करते रहते हैं आराम से। गेट के अगर एग्जाम की मैं बात करूं, प्रॉपर गेट के एग्जाम की बात करूं बेटा, तो गेट में यहां से सवाल आता है 1 नंबर का। ये जो अभी आपने पहला टॉपिक समझा है, ये जो पहला टॉपिक आपने समझा है कि टेस्ट ऑन द मटेरियल, यहां से गेट क्या करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो करें फिर 40 टेस्ट डिस्कस करें, बताओ? नहीं, ये इतना एक्सप्लेनेशन मुझे इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बच्चे को सब कुछ बताने के बाद भी फिर समझ में नहीं आता है। कहेगा सर आपने हाईवे मटेरियल शॉर्ट में पढ़ा दिया। ठीक है भाई, तो लॉन्ग में पढ़ लें। हाँ, तो यहां से जो पहला टेस्ट वाला पार्ट है, यहां से 1 नंबर का सवाल आता है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा जाता है कि भैया किस टेस्ट से कौन सी प्रॉपर्टी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत उसकी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। बस ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल एब्रेशन टेस्ट कर रहे हो एग्रीगेट में, तो एब्रेशन टेस्ट के से क्या मिलेगा? हाँ, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कर रहे हो, तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में क्या मिले? ईएससी की भी बात कर रहे हैं दुर्गेश, सभी एग्जाम की बात कर रहे हैं, गेट को हाईलाइट कर दिया है। सभी एग्जाम की बात कर रहे हैं बट गेट को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। दूसरा, बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन पूछ ली गई, या आपसे पूछ लिया गया कि भाई कैसे करेंगे सर, वन डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास, वाई एम्बर टाइम ऑफ द रोड बी इज नॉट कंसिडर इन द कैलकुलेटिंग द टोटल सी वाई। देखो भाई, डाउट सुन लो, तुम्हारा डाउट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करो और सब कुछ सुना करो। शुभम जी ये पूछ रहे हैं कि सर पिछला जो कंसेप्ट आपने डिस्कस किया है उसमें साइकिल लेंथ में एम्बर टाइम क्यों नहीं था? मुझे जनता से जवाब चाहिए कि मैंने ये बात हाईलाइट करके मल्टीपल टाइम बताई है या नहीं बताई है, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो अब आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है भैया। आप बोलो यूनिफॉर्म अराइवल है, यूनिफॉर्म डिपार्चर है, एम्बर टाइम में व्हीकल तो मूव कर ही रहे होंगे ना। हाँ, तो वो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसको अवॉइड करने के लिए आपने उसको इग्नोर ही कर दिया कि या तो सिग्नल रेड है या तो सिग्नल ग्रीन है, बस कंफ्यूजन वाला कोई हाल नहीं कि चल भी रहे हैं रुके भी हैं। फ्रॉम दैट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव एलिमिनेटेड दैट टाइम, और डिस्कस भी आई थिंक किया था। बिल्कुल। तो यहाँ से जनरली आपके टेस्ट, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ऐसे सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग क्लास में लगभग 7 टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये जो चारों मटेरियल आपने लिखे थे इससे रिलेटेड हम लोग 7 टेस्ट डिस्कस करेंगे जनरल वे में, वो भी बहुत डिटेल में नहीं।
सर इस चैप्टर के नोट्स कैसे बनेंगे? अभी कोई नोट्स नहीं बनाना है। जब नोट्स बनाना होगा तो मैं खुद बता दूंगा, अभी कोई नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। अभी कुछ भी लिख मत लेना इन टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि लिखने बैठोगे तो जितनी कॉपी अब तक भरी है ना, वो केवल टेस्ट में भर जाएगी। इतना कुछ है लिखने को। तो पहले ही बता दे रहा हूं, अभी कुछ छापा छापी शुरू मत करना कि नोट करने लगे, दिक्कत हो जाएगी। आगे बात करें बेटा, तो आप इसमें 60 टेस्ट में लगभग 3 टेस्ट हम लोग बेटा एग्रीगेट के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 3 से 4 टेस्ट ही लगभग, 7 क्यों और कर लेंगे, चलो 9 टेस्ट कर लेंगे, तुम इतना दुखी मत हो। कुछ लोगों को 9 टेस्ट कर लेंगे, 8 से 9 टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। तो 3 टेस्ट एग्रीगेट के हो जाएंगे, 4 टेस्ट लगभग हम लोग विटामिन के डिस्कस कर लेंगे, और 2 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे सॉइल के। सर कंक्रीट के टेस्ट नहीं बताएंगे क्या? तो भैया कंक्रीट के एग्रीगेट के कुछ और टेस्ट जो जनरल टेस्ट होते हैं, लाइक शेप वगैरह से रिलेटेड, वो आपका एक सब्जेक्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वहां पर भी आप कवर करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खासकर उन टेस्ट को जो हमें हाईवे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। तो उन टेस्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, चलेगा भाई? उन टेस्ट के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे, और 2 टेस्ट हैं जो हम लोग सॉइल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो लगभग लगभग 4 3 7 2 9 टेस्ट जो हैं, जिनके बारे में हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं। सर क्या ये 9 टेस्ट ही सिलेबस का पार्ट हैं? क्या सिर्फ ये केवल 9 ही टेस्ट हैं हमारे सिलेबस में? इसका जवाब मैं चाहता हूं आप दें। मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दें, हमें तो नहीं पता है। अगेन आई विल से देयर आर एन नंबर ऑफ द टेस्ट, बट जो कि हमारे एग्जाम में ज़्यादा फ्रिक्वेंट हैं, जो कि हमारे एग्जाम में ज़्यादा सवाल जहां से आते रहते हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं। सर कोई सवाल इन 9 टेस्ट के बाहर नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी है? मेरे एग्जाम में कोई भी सवाल इस 9 टेस्ट के बाहर नहीं आएगा, आप इस बात की 100% गारंटी देते हैं? आंसर आप बता दो। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंट और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया और कुछ नया सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या सर इन 9 टेस्ट से हम 100% PYQ सॉल्व कर लेंगे? ऐसा भी नहीं है। हाँ पहले ही क्लियर, नहीं तो बाद में बहुत बेचैन हो जाते हो ना। तो हो सकता है जब आप यहाँ का डिस्कशन पढ़ने के बाद PYQ लगाएं, तो कुछ 1 2 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएं कि जो कोई किसी पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में हो, जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस ना की हो। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, स्पेशली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर इतने कम समय में डिस्कस कर पाए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो अभी तो आई थिंक कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस चैप्टर का एक बहुत प्यारा टॉपिक है जो कि गेट को बहुत पसंद है, उसका नाम है मार्शल मिक्स डिजाइन। उसका नाम है मार्शल मिक्स डिजाइन। हर साल लगभग लगभग गेट यहां से सवाल पूछता है, और यहां से ज्यादातर जो सवाल देखने को मिलता है वो आपको 2 नंबर का मिलता है। इंपॉर्टेंट भी है और फ्रीक्वेंट भी है। इंपॉर्टेंट भी है और फ्रीक्वेंट भी है। तो अगर आपके पास PYQ की बुक अवेलेबल हो, तो जब आप PYQ की बुक में टेस्ट वाले चैप्टर, मटेरियल वाले चैप्टर को देखेंगे, तो इसके अलावा कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो द सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो। हम लोग शॉर्ट में किसके बारे में बात करेंगे? बहुत शॉर्ट में इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सब बता दिया है। और दूसरा जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मार्शल मिक्स डिजाइन। वो इस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे बेटा जिसका नाम है मार्शल मिक्स डिजाइन। व्हाट इज द approach that we are going to follow for this course, for this chapter? I hope this point is clear to everyone. I hope this point is clear to everyone.
अप्रोच क्लियर है तो ज़्यादा नहीं, इसको 4 लेक्चर में हम लोग ख़त्म भी कर देंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। तो एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा आपका मार्शल मिक्स डिजाइन के लिए, और लगभग 3 चैप्टर में हम लोग बात कर, और अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना मैक्सिमम हम लोग इन टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि चीज़ों को कम किया जा रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्कस ही करते चले जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, लेकिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात सभी को क्लियर हो गई है? बताओ भाई, ये बात सभी को क्लियर हो गई है, यस और नो? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके नोट्स का भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये जो मैंने आपसे बोला फर्स्ट पार्ट है टेस्ट वाला, अभी क्लास के डिस्कशन को केवल आपको सुनना है। क्लास में अभी जो कुछ भी डिस्कस किया जाएगा आने वाली 2 से 3 क्लासेस में, उसमें जब टेस्ट ओवर हो जाएंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। काफी लंबे लंबे पीपीटी हैं, काफी लंबी लंबी स्लाइड है, जिनको हम लोग थॉरली क्लास में मेन मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। जब हम लोग क्लास का डिस्कशन 1-2 क्लास बाद कंप्लीट कर लेंगे, तब आप इसके नोट्स बनाइएगा। और टेस्ट वाले पार्ट के लिए आपके जो नोट्स होंगे वो सिंगल पेज के नोट्स होंगे। टेस्ट वाले पार्ट के लिए जो नोट्स होंगे वो सिंगल, एक समरी होगी टेस्ट की, जहां पर आप लिखेंगे आप किस मटेरियल की बात कर रहे हैं, किस मटेरियल के की किस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और किस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, और उसकी 1-2 इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन है। लाइक दिस यू आर गोइंग टू इन अ टेबुलेटेड फॉर्म, in a tabulated form you are going to prepare the in a tabulated form you are going to prepare the notes। अब जैसे 9 टेस्ट तो मैंने डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस किया, लगाओगे ही ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो 4 टेस्ट और ऐसे थे जो हम लोगों ने क्लास में नहीं डिस्कस किए थे, हो सकता है 4 टेस्ट ऐसे थे जो हम लोगों ने जिनका डिस्कशन क्लास में नहीं किया था, या कुछ नया आपको देखने को मिल गया किसी भी टेस्ट से रिलेटेड, तो उन 4 टेस्ट को एक्स्ट्रा जो पॉइंट करके है ना, वो इन्हीं नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। वो इन्हीं नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक का रिवीजन करें, तो आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो रिवाइज हो जाएं, उसमें कोई भी पॉइंट कहीं पे भी मिस ना हो। बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं? दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच। तो ये नहीं कि 20 पन्ने के टेस्ट के सब लिए फोटोकॉपी प्रिंट आउट घूम रहे हैं, नहीं करना है। तो सुन लेंगे, समझ लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेंगे वही जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो दिस विल बी द अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स। तो आई थिंक मेरे साइड से जितनी क्लियरिटी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में देनी थी, आई हैव प्रोवाइडेड द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। नाउ वी कैन से कि वी आर अलाइंड। अब हम सभी लोग इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अपने एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग जो हैं वो अलाइंड हैं। मानते हो कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग क्लास का में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी एज सच कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल आप ये नोट्स, और ये आपका होम असाइनमेंट है, इसमें मैं आपकी कोई खास मदद कर नहीं पाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूं। तो मेरे भरोसे मत बैठना, बिल्कुल मेरे भरोसे मत बैठना। ये होम असाइनमेंट है, ये आपको ये नोट्स खुद से ही प्रिपेयर करने हैं। हाँ, इसके लिए क्लास के जो पीपीटी हैं, क्लास में जो टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करना, उनको मार्क करना, इन सब में मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा। ठीक है? हाँ, आपको लगा होगा, हाँ तुम्हें तो कभी कभी ये भी लगता है कि सर हमारा पेपर भी दे आएंगे। पता है, मैं लगता है हमें पता है। हाँ, ऐसा होता नहीं, जो हमें लगता है वो हमेशा होता नहीं है, समझ रहे हो?
हाँ, तो कोई बात नहीं, कई बार कुछ उम्मीदों से ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। और किसी दिन एक दिन क्लास में बताया भी था ना तुम्हें, दुख का सिर्फ एक कारण है, वो है उम्मीद, है ना। तो इसलिए पहले ही कोई फालतू की उम्मीद ना हो, कोई फालतू का कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है। अभी तो ये पढ़ रहे थे, अभी तो ये पढ़ रहे थे कि हाईवे मटेरियल को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। अभी तो केवल ये डिस्कस कर रहे थे कि हाईवे मटेरियल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कैसे करेंगे। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग टेस्ट की बातचीत स्टार्ट करेंगे। आई होप द अप्रोच वी हैव डिस्कस्ड एंड द अप्रोच इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो एग्रीगेट के 3 टेस्ट के बारे में हम लोग अगली क्लास में अपना डिस्कशन करेंगे। बहुत आराम आराम से करेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ताकि इत्मीनान से चीज़ों को समझते रहे। वी हैव सफिशिएंट टाइम, और हम लोग इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द 3 टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के 3 टेस्ट के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एब्रेशन, इम्पैक्ट और क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों टेस्ट जो हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट और एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मार्शल मिक्स डिजाइन एक डेडिकेटेड क्लास होगी, एक डेडिकेटेड क्लास होगी आपकी मार्शल मिक्स डिजाइन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग उसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और साथ साथ उसका एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी 2 से 3 क्लास का जो डिस्कशन होगा, आप लगभग लगभग बोल सकते हैं एक क्लास होगी हम लोग की एग्रीगेट के टेस्ट के लिए, एक क्लास होगी हम लोग की बिटुमिन के टेस्ट के लिए, और एक क्लास होगी कह सकते हैं सॉइल के टेस्ट के लिए। देखो, डिपेंड करता है सॉइल के टेस्ट में कैसे कवर कंप्लीट कराऊंगा। सॉइल के 2 टेस्ट हमें डिस्कस करने हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एक सीबीआर टेस्ट ऑफ द सॉइल, और एक जो होगा हमारा दैट विल बी द प्लेट लोड टेस्ट। सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, ये 2 सॉइल के टेस्ट होंगे जो हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 9:30 PM, 9:30 पे मिलेंगे और आगे बातचीत स्टार्ट करेंगे। हाँ, सीबीआर टेस्ट का ही फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। और कितने दिनों तक चलेगा सर इसका क्लास? ये कोर्स जो है आपका, ये कोर्स आई थिंक ये आपका प्लान है 5 सितंबर तक। क्यों भाई? 5 सितंबर है ना एज पर द प्लानर। 5 सितंबर इज द डे ट्रांसपोर्टेशन का। 4 सितंबर है तो 4 सितंबर को ही कंप्लीट होगा। तो यस, इस बार ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका सैटरडे संडे भी क्लास होगा। सैटरडे संडे भी हो सकता है आपका क्लास हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज माई नेक्स्ट बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सितंबर। तो वो ड्रॉपर बैच में आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, यस। तो एज पर द शेड्यूल ही इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, कहीं कोई डिले नहीं होगा, चिंता मत करो। जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, सभी लोग आ जाएंगे टाइम पे। 9:30 पे मिलते हैं और अगला डिस्कशन करेंगे टेस्ट ऑन द एग्रीगेट। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।